लॉज ऑफ मोशन के अगले लेक्चर में आ रहा है बेटा। एक्चुअली हम बात करना चाहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई इतना खतरनाक चीज नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहां से ऑब्जर्वर जो है किसी घटना को ऑब्जर्व करता है, किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे एक कार जा रही है, मैं सड़क पर खड़ा होकर के उस कार को जाते हुए देखता हूँ और उसकी स्पीड के बारे में कुछ बताता हूँ, तो वहीं दूसरा भी हो सकता है। हो सकता है मैं कार के बगल में दौड़ रहा हूँ, तब मैं उसकी स्पीड बता रहा हूँ। हो सकता है मैं एक सर्किल में चक्कर काट रहा हूँ, कार की स्पीड बता रहा हूँ। तो मैं किस जगह से देख रहा हूँ? क्या मैं सड़क पे खड़ा हूँ, या मैं खुद भी दूसरी कार में बैठा हूँ, या मैं खुद भी कार के साथ बगल में कहीं पर दौड़ रहा हूँ? तो जहां से ऑब्जर्वर एक घटना को देखता है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए साइंस में या मैथ्स में क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मैं हूं, मैं यहां से घटना को देख रहा हूं, तो मैं कह दूंगा कि यहां से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जाता है, उसका एक्स एक्सिस इधर होगा, वाई एक्सिस इधर होगा, जेड एक्सिस इधर होगा। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज द प्लेटफॉर्म from where observer observes the situation। ठीक है, यूजुअली हम क्या लिखते हैं? यूजुअली वी टेक a coordinate system and a clock as frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लॉक बेटा इसलिए क्योंकि हमें टाइम नोट करना है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लॉक फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टाइम। टाइम मेजर के लिए एक हम घड़ी रख लेते हैं। जैसे कुछ भी है, मान लीजिए कोई चीज इधर जा रही है, ये ऐसे, और मुझे ऑब्जर्व करना है, तो मैंने कहा भाई मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के हिसाब से जहां पे मैं खड़ा हूं वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए, यहाँ एक घड़ी आप लगा दीजिए और घड़ी में आप टाइम नोट कर लीजिए कि भैया घटना कितने समय में क्या हो रही है। ये एक क्लॉक आ जाएगा, एक वॉच आ जाएगा, ये होगा। तो जिस जगह से घटना को देखा जाता है उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। तो देयर आर टाइप्स, देयर आर two types of frame of reference। और फर्स्ट को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के और भी कई नाम हैं। जैसे इसे हम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। अनएक्सेलरेटेड, अभी डेफिनेशन में तुम्हें समझ में आ जाएगा। और न्यूटोनियन, क्योंकि न्यूटन के लॉ जो हैं इसी में ट्रू हैं। और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सारे नाम इसी के हैं। क्योंकि जिस समय गैलीलियो न्यूटन मैकेनिक्स पे काम कर रहे थे उस समय हम इनर्शियल फ्रेम के अकॉर्डिंग की बात कर रहे थे। अब बात हुई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, समझिएगा बेटा। जहां से हम किसी घटना को देख रहे हैं वो प्लेटफॉर्म, वो जगह या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से सीधी लाइन में चल रही है, तो उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह, एक ऐसी कार या तो रुकी हुई है और आप उसमें बैठे हैं, या वो कार या वो प्लेटफॉर्म सीधी लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, सर्किल में नहीं बेटा। क्योंकि जब सर्किल में चलेगा तो फिर उसकी वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन आ जाता है, और इसे अनएक्सेलरेटेड या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप क्या लिखेंगे? अ फ्रेम या अ प्लेटफॉर्म लिखते ज्यादा बेटा। अ प्लेटफॉर्म विच इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग with
constant velocity in straight line is called inertial frame of reference. तो अगर बेटा आप कार में हो, आप ट्रेन में हो और वो या तो रुकी हुई हो बेटा या फिर कांस्टेंट स्पीड से सीधी लाइन में चल रही हो तो आप उसे इनर्शियल फ्रेम मानेंगे। तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि या तो रुका हुआ हो या कांस्टेंट स्पीड से सीधी लाइन में चल रहा हो उसे हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। हम जैसे जमीन पे खड़े हुए चीजें देख रहे हैं तो हम इनर्शियल फ्रेम में रेफरेंस में हैं। हम चलती हुई कार से देख रहे हैं और कार की स्पीड कांस्टेंट है, हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। राइट, ये आएगा। तो तुम कहोगे कि फिर सर हम कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ तो है नहीं। तो पहले तो एक बात लिख लो बेटा कि जितने भी न्यूटन के लॉ हैं वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अच्छे से लगते हैं। तो आप अगला पॉइंट लिखिएगा। प्लेटफॉर्म ये हो गया, इसके बाद आइएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड्स गुड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान रखना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज फेल होने लगते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। राइट, ठीक। अब हुआ कि किसे हम इनर्शियल फ्रेम माने, क्यों? क्योंकि बेटा इस यूनिवर्स में तो पता कुछ भी रुका हुआ नहीं, सब कुछ चल रहा है। धरती चल रही है, धरती का चक्कर मून लगा रहा है, अर्थ भी सन का चक्कर लगा रही है, सन भी ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। इस यूनिवर्स में कुछ भी रुका नहीं है। तो फिर कहोगे तो फिर रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी विच इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे माने? तो ध्यान रखना, जब दो घटनाओं को दो जगहों से चीजों को ऑब्जर्व किया जाए तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का या जिस फ्रेम या प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में बड़ा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसे हम इनर्शियल मान लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या है? in our universe everything is moving, hence a platform whose acceleration is negligible with respect to other platform will be taken as inertial frame of reference। ठीक, हम उसे इनर्शियल मानते हैं। तो तुम ऑन द अर्थ वी टेक अर्थ एज इनर्शियल फ्रेम। हम मानते हैं धरती रुकी हुई है, कार चल रही है, अब जमीन रुकी हुई है, ग्राउंड रुका हुआ है। ग्राउंड का मतलब अर्थ, इनर्शियल फ्रेम। वी टेक अर्थ एज इनर्शियल फ्रेम। राइट, अब बात है कि प्लैनेटरी सिस्टम में जाइएगा। जब हम बेटा प्लैनेटरी सिस्टम का, सोलर सिस्टम की हम बात करेंगे, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, उनके कितने सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट, सन क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो प्लैनेटरी सिस्टम में जाएंगे तो अर्थ या किसी प्लैनेट को बेटा इनर्शियल फ्रेम नहीं माना जाता है। तो फिर सन को, मतलब उसका जो स्टार है, उसे इनर्शियल फ्रेम माना जाता है। तो इन प्लैनेटरी सिस्टम सन विल बी टेकन, अर्थ नहीं लेंगे, कोई प्लैनेट नहीं माना जाता, सन विल बी टेकन एज, सन का मतलब बेटा स्टार हुआ, तो कहीं पर स्टार लिखा जाए तो स्टार मानेंगे, सन या स्टार टेकन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। राइट, तो ये आपका आ गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक ऐसा फ्रेम जहां से घटनाओं को देखा जा रहा है। राइट है, जैसे हम जिस हिसाब से फिजिक्स में पढ़ते हैं तो उस हिसाब से हम बताएं, कार कांस्टेंट स्पीड से रोड पे जा रही है, एक लिफ्ट है जिसमें आप बिल्डिंग में जाते हैं, वो या तो रुकी हुई है या कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है। तो एग्जाम्पल पे लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं कार मूविंग विद
constant velocity in a straight line, lift at rest, अब अगला मान लें, lift moves upwards or downwards with constant velocity एक्सेट्रा। तो ये सब इनर्शियल फ्रेम लिए जाएंगे। अब आया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, बात से क्लियर है। नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो दूसरा आता है नॉन इनर्शियल यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये। तो अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ना तो रेस्ट पे है ना कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, बल्कि एक्सेलरेट कर रहा है। तो अ प्लेटफॉर्म विच इज एक्सेलरेटिंग, तो लिखेंगे अ प्लेटफॉर्म विच इज एक्सेलरेटेड is called accelerated frame of reference, accelerated या non inertial frame of reference, inertial frame of reference, non inertial frame of reference। कोई भी चीज एक्सेलरेट कर रही हो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। न्यूटन्स लॉज बेटा इसमें नहीं लगते हैं, हमें स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगाना पड़ता है फिर। तो न्यूटन्स laws are not valid in this frame of reference, इसमें नहीं वैलिड, राइट। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहें कुछ भी, आप देखिए एग्जाम्पल एक्सेलरेटेड कार एक्सेलरेटेड इन स्ट्रेट लाइन में कार जा रही है लेकिन एक्सेलरेट हो रही है। या कार बेटा सर्किल में चक्कर काट रही है। अब आप देखिएगा कार सर्किल में घूम रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन होगा। कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, तब बेटा वो सेकंड वाले में आ जाएगा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या नॉन इनर्शियल। क्यों, जब कोई चीज सर्कुलर पाथ पे चलती है बेटा तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, हम आगे पढ़ेंगे चीजों को, तो ये आएगा। या आप लिफ्ट में ले दें तो लिफ्ट रेस्ट में थी, इनर्शियल था, ऊपर और नीचे कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, इनर्शियल था। लेकिन लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट हो या नीचे की ओर एक्सेलरेट हो तो अगला इसका लिख सकते हैं लिफ्ट मूविंग upwards or downwards with acceleration। इस सब चीजें जहां पर एक्सेलरेशन नाम की चीज है वो सब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएंगे, करेक्ट। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाते हैं यहाँ पर। तो न्यूटन्स लॉज इसमें वैलिड है, ये आपको पता है। अब हम यहाँ पे बात करना चाहते थे कि कुछ ऐसे फोर्स ले लें जिनके बारे में अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स अगर आए, देखिएगा कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो कुछ कॉमन फोर्सेज के साथ हमें डील करना पड़ेगा बेटा, राइट। तो उनमें सबसे आसान पहला फोर्स है वेट ऑफ अ बॉडी। तो पता है एक बॉडी है, ये मास है, चाहे हवा में भी हो बॉडी, आप देखिएगा हवा में भी है तो भी इसका वेट mg नीचे लगेगा और हम वेट को इसके सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं। या आप इसको, इस ब्लॉक को आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे भी रख दें तो भी इसका वेट नीचे लगेगा। तो क्यों, क्योंकि वेट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से लगता है, इसलिए हम वहां पर लेते हैं।
तो हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। तो जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेज हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम लोग अगर चर्चा कर लेते हैं कि वो कॉमन फोर्सेज क्या है। तो आइएगा कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉमन फोर्सेज हैं। सबसे आसान क्या है बेटा, आप कह सकते हो वेट। ये बॉडी एयर में भी है, ये पेन हवा में भी है, तो इसका वजन नीचे लग रहा है, छोड़ दो प्रभाव दिखेगा। कोई बॉडी ये अब इस समय ये हमारा पेन हमारे इस हाथ पर है तो भी इसका वजन नीचे लग रहा है। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है और उसे उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर हम फोकस कराते हैं। दूसरा अगर आप आ जाइएगा तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बेटा कांटेक्ट फोर्स है। जैसे वेट कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ये पेन हवा में है, अगर ये गिर भी रहा तो भी वजन लग रहा, वेट लग रहा है, लेकिन रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। देखो इस बॉडी का वेट mg है, ये जब हमारे हाथ पे आया तो अपने mg फोर्स से दबाव डालेगा, इसलिए हमारा हाथ इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाएगा और 90 डिग्री पे लगाए, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, राइट। तो यहां पर अगर हम कहें नॉर्मल रिएक्शन क्या है तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये कांटेक्ट फोर्स है, इट इज कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब जो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तब ये काम करता है। जैसे आप ये ग्राउंड मान लें और यहाँ पर एक बॉडी को रखते हैं तो आप देखिएगा इसका वेट mg नीचे लगता है, सेंटर ऑफ मास पे फोकस कराते हैं और ये जो जमीन है ये इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। हम इसे n से लें या r से लें, सिंबल अपनी अपनी चॉइस की बात है, करेक्ट। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। एक्चुअल में अगर गौर से देखें तो तुम कह सकते हो कि सर यहाँ पर इसका मतलब ये एक्शन फोर्स था जो इसने इसके ऊपर लगाया, मतलब आप समझिएगा mg को आप कहोगे एक्शन फोर्स है जो इस मास m ने लगाया जमीन पर, ग्राउंड पर, और जमीन ने इस पे रिएक्शन लगाया, तो तुम्हें लगेगा ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। आप बताओ कि ये mg फोर्स है इस ग्राउंड, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर या टेबल के ऊपर इसने लगाया है। भाई किसी का वेट आपकी वजह से होता ही नहीं है। मेरा वजन मेरी वजह से नहीं है, मेरा वजन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है। मेरा मास मेरा है m, लेकिन mg में अर्थ की ग्रेविटी का काम है। तो मैं कहूं कि ये एक्शन फोर्स है जो इस बॉडी ने इस पे लगाया, नहीं बेटा, ये अर्थ के ग्रेविटी का प्रभाव है जिससे कि बॉडी पे दबाव पड़ा। तो अगर हम इसको अगर अलग करके दिखाएं तो ये ऐसे आएगा। असल में यहाँ होता क्या है, ये बॉडी जब इसके कांटेक्ट में आने लगती है, मेज के कांटेक्ट में, तो क्या होता है, इसका वेट जो कि ग्रेविटी फोर्स है ड्यू टू अर्थ नीचे लगता है, ये इसके कांटेक्ट में आती है और अपने वजन की वजह से इस ग्राउंड के ऊपर, ये जो जमीन है इसके ऊपर एक दबाव डालती है, एक रिएक्शन फोर्स इतना लगाती है, या एक्शन फोर्स कह सकते हो। इसके इफेक्ट से इस पे दबाव लाती है, एक्शन फोर्स है। इसकी वजह से इस बॉडी के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगता है। तो वास्तव में ये अगर एक्शन फोर्स है ड्यू टू द मास m ऑन दिस टेबल, तो इस टेबल ने इसके ऊपर रिएक्शन लगाया। ध्यान रखना mg न तो टेबल ने प्रोवाइड किया है न इसका दम है, mg इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी। तो हम आगे सिंप्लिसिटी के लिए बस इतना ही दिखाएंगे कि ये आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें तोड़ के दिखाया कि वेट की वजह से इसने टेबल पे दबाव डाला, इसलिए टेबल के ऊपर इसके वजन से एक रिएक्शन नीचे की ओर लगा या एक्शन फोर्स लगा, इतना ही एक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। हाँ, आप देख सकते हैं वेयर mg और n सेम होते हैं, n इक्वल टू mg होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि n इक्वल टू mg होता है क्योंकि ये n और ये n दोनों सेम होते हैं। तो ध्यान रखना नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है, हमेशा नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है, हमेशा नहीं, राइट। ये आ गया। अगर आप रिएक्शन फोर्स, क्योंकि हमने नॉर्मल रिएक्शन लिया है तो नॉर्मल रिएक्शन में ये पहला पार्ट था। नॉर्मल रिएक्शन अब आप इंक्लाइन प्लेन पे आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर हम कुछ ना बोले तो सभी प्लेन स्मूथ हैं। आपको लगे सर रफ होगा तो फ्रिक्शन की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है, फ्रिक्शन की चर्चा आगे होगी। अब अगर ये इंक्लाइन प्लेन पे ले लें, इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है। ये जो ब्लॉक था आप यहां रख दो, आप देखो ये ब्लॉक आप यहां रख दो। अब देखिएगा इस ब्लॉक का खुद का वेट कैसे लगेगा, ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वेट अर्थ की वजह से है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब आप ध्यान रखिएगा, अब हम मैकेनिक्स में जानते क्या करने जा रहे हैं। मैकेनिक्स में हम दो एक बातें बड़ी ध्यान में रखेंगे, क्या जितने फोर्स होंगे उन सभी को
जो ये सरफेस होता है या तो उसके परपेंडिकुलर करेंगे या पैरेलल। जैसे यहां पे देखो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर दोनों फोर्स है। तो रूल मान लो कि हम फोर्सेस को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि वो जो सरफेस है उसके या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। इस नियम को लेके चलेंगे। कुछ एक आध जगह पर सुविधा के कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर होना होगा, वो वहां की अलग बात है। अदरवाइज कॉमन रूल क्या है कि वी विल स्प्लिट all the forces in components such that either the forces are parallel to that surface or perpendicular, right? तो देखो ये वेट mg ऐसे लगता है। देखो ये सरफेस है, इसके ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन, देखो ये जो सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाता है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा, ये n। तो आप गौर से देखिएगा ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके ये परपेंडिकुलर है, इसे मत छेड़ो, क्योंकि मैंने कहा हम फोर्सेस को या तो बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर रखेंगे या पैरेलल। तो ये देखो ये तो ना इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, तो इसके कंपोनेंट करो। आप देखो गौर से, ज्योमेट्री लगाइएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो पता है किसी फोर्स का थीटा एंगल पे कंपोनेंट mg cos थीटा होता है और दूसरा कंपोनेंट इधर की ओर mg sin थीटा होता है। तो यहां पर अगर आपसे मैं कहूं नॉर्मल रिएक्शन क्या है, अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम की अवस्था है, इक्विलिब्रियम में बेटा ये इक्विलिब्रियम में है तब है वेयर n इक्वल टू दिस इन इक्विलिब्रियम। अभी हम एक बात कर लेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। इन इक्विलिब्रियम हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, राइट। अब आप आइएगा एक सेकंड देखिएगा यहां पर क्या होगा। इस वाले ये हमने पहले ऊपर वाले की बात की, यहां पर देखिएगा इन इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, आप देखो नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ है ये mg sin थीटा cos थीटा के बराबर है। तो n इक्वल टू यहां देखो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस mg cos थीटा, ये आ गया यहां पर। तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो जरूरी नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, इंक्लाइन पे नहीं है। तो यहां पर इस तरह से ये आ गया कि भैया ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहां पर, करेक्ट। अब बात आ सकती है कि नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हॉरिजॉन्टल सरफेस बता दिया, इंक्लाइन प्लेन बता दिया, और नॉर्मल रिएक्शन में बदलाव होंगे जब फ्रिक्शन लाएंगे, लेकिन अब बेसिक बता रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइएगा तीसरा, स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है आपको ध्यान होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अगर एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग को आप फिक्स कर दीजिए, ध्यान रखिएगा जब कुछ ना बोला जाए ये स्प्रिंग मासलेस होती है, ये स्प्रिंग मासलेस है और इस समय ये स्प्रिंग की जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ है, मतलब इस स्प्रिंग को ना तो थोड़ा सा खींचा गया है ना कंप्रेस किया गया, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। इस स्प्रिंग का एक टर्म फोर्स कांस्टेंट के होता है, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। अब इसका क्या मतलब होता है बताएंगे। देखो ये मास m रखा है, यहां पर ये हुआ। अब आपने क्या किया, ये फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग आपने नोट कर लिया, थोड़ा हटा देंगे यहां से क्योंकि मैं इसी के पहले नीचे डायग्राम बनाऊंगा तो थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आएगा। तो आप देखिएगा अगर हम इस पहले फिगर को लेते हैं, ये A था, अगर हम ऐसा करें इस मास को अपनी इस स्थिति से थोड़ा सा एलोंगेट कर दें, स्प्रिंग को एलोंगेट करें, मान लीजिए हम यहां ले गए, यहां तक ले गए, ये आ गए, इस स्थिति में आ गए। तो अगर गौर से देखें तो ये मास इस जगह से मूव करके यहां चला गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट x के बराबर हुआ। इस समय स्प्रिंग का एक्सटेंशन हुआ, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ी। तुम्हें पता है स्प्रिंग को जिधर खींचो उसके खिलाफ, उसके अपोजिट वो एक फोर्स लगाता है। ये फोर्स F जो होता है ये kx के बराबर होता है। x जो एलोंगेशन है, k ये फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बेटा बताता है कि कोई स्प्रिंग कितना स्टिफ है। जैसे एक स्प्रिंग है बड़ा टाइट है, आपको बड़ी मुश्किल से लंबाई बढ़ा पा रहे हैं तो फोर्स कांस्टेंट उसका ज्यादा होता है। एक स्प्रिंग बड़ा लूज है, बड़ी आराम से लंबाई बढ़ा दो तो फोर्स कांस्टेंट कम होता है। तो फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का स्टिफनेस को बतलाता है कि वो स्प्रिंग कितना टाइट या कितना लूज है, इसके बारे में बताता है।
तो ये आ गया। तो मैंने क्या बताया कि अगर स्प्रिंग की लंबाई को x बढ़ा दो तो इस पे देखो बेटा, ये वाला फोर्स जो है स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल स्टेट इसी स्थिति में लाना चाहता है। इसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि जिस तरफ लंबाई में चेंज किया जाता है, देखो लंबाई इसकी दाहिनी तरफ बढ़ाई गई है तो फोर्स उल्टा लगता है, तो यहां पर आमतौर पर माइनस का साइन लगता है। तो फोर्स कांस्टेंट F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। गलत लिख गए। रीस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग, रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। जहां पर अगर आप यूनिट ऑफ के चाहें लिखना, हालांकि आगे चैप्टर का पार्ट है, तो देखो k इक्वल टू एफ अपॉन एक्स होगा। किसी को लगे सर माइनस, माइनस केवल डायरेक्शन को बताता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो हमें सिर्फ यूनिट निकालने में यूज करना है। तो देखो यूनिट ऑफ के जो होगा दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर होता है। करेक्ट। अब आपके मन में आएगा क्या सर स्प्रिंग को सिर्फ लंबा करने पे आता है? नहीं, आप एक तीसरा डायग्राम बना लो और इसमें अगर आप देखो तो आप ऐसा करो, क्या देखिएगा, अगर आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करें, देखो ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, हम इसको कंप्रेस करते हैं। तो अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो जब आप कंप्रेस करेंगे तो ये इस स्थिति में आ गया। थोड़ा सा और कंप्रेस कर देते हैं, इससे दिखे, देखो ये स्प्रिंग ये आ गया, ये स्थिति में आ गया। अब आप देखिएगा मास m था, इस स्थिति से देखो हमने क्या किया, इस स्थिति से अगर आप देखिए हम यहां पर ले आए तो इसका कंप्रेशन x के बराबर हुआ। बताओ स्प्रिंग को बाईं तरफ कंप्रेस किया तो तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ, अगर हम स्प्रिंग को इधर दबाएंगे तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगाएगा, F इक्वल टू के एक्स ही होगा। देखो कंप्रेशन लेफ्ट में है तो ये राइट में, इसलिए माइनस साइन लगा सकते हैं। माइनस साइन बताता है कि वास्तव में जो ये फोर्स है, ये देखो स्प्रिंग इज कंप्रेस ऑन द लेफ्ट, फोर्स विल बी ऑन द राइट। तो आप ध्यान रखिएगा स्प्रिंग के केस में जिधर उसकी लंबाई में चेंज होता है, बढ़ती है या घटती है, उसके खिलाफ एक फोर्स लगता है F इक्वल टू के एक्स। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट x के अपोजिट होता है तो हम माइनस साइन कैरी करते हैं। इसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ये स्टिफनेस के बारे में बताता है। क्लियर? तो ये आ गया स्प्रिंग का। इसके बारे में आगे और जानकारी आएगी वर्क और एनर्जी में, हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे। करेक्ट। अब एक और चीज और यहां बची, वो हुआ टेंशन फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन का कंसेप्ट ये है, आप समझिएगा। पहला, इफ स्ट्रिंग इज massless and inextensible, then tension at all points of the string is same। तो देखो स्ट्रिंग अगर मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल तो होता ही है बेटा, इनएक्सटेंसिबल मतलब है आप फोर्स लगा के उसकी लंबाई में कोई बड़ा मेजरेबल चेंज ना कर पाए। तो अगर स्ट्रिंग धागा रस्सी मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है तो उसके ऊपर हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। ध्यान रखना, अगर स्ट्रिंग का मास ना दिया जाए तो इसका मतलब हम उसे मासलेस ले रहे हैं। राइट? तो आप कहोगे सर एक डायग्राम बना दें। देखिए ये मान लीजिए हमने बॉल लिया, हमने ये स्ट्रिंग लगाया, ये मासलेस स्ट्रिंग है, हमने इसके साथ अगर एक वेट हैंग किया, ये m था मास, तो पता है इसका वेट mg नीचे लगेगा। तो पता है बेटा ये मास यहाँ ठहरा हुआ है, ऐसा नहीं कि भागा जा रहा है। तो इसका मतलब जितना वेट इसका नीचे है इतना ही इस स्ट्रिंग पर ऊपर की तरफ तनाव है। अब टेंशन को जरा देखना, ये स्ट्रिंग मासलेस है, हर जगह टेंशन सेम होगा। टेंशन की डायरेक्शन देखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होता है। देखो यहां पर ये मास से जुड़ा, इससे अवे होता है। और तुम्हें पता है हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है। न्यूटन ने थर्ड लॉ में यही बताया है कि फोर्स हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। अगर ये एक्शन है तो इस साइड इसका रिएक्शन फोर्स इधर मिलेगा, ये आएगा। देखो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे टेंशन लगाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे टेंशन लगाएंगे, टेंशन। और टेंशन यहां 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 हर जगह सेम होगा। और यहां पर क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, सिंस मास m इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा जानते हो, इक्विलिब्रियम अभी बताएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स का जीरो होना। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स सेम है। ध्यान रखना ये वाला फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, इस मास के ऊपर दो फोर्स है, एक ये एक ये। तो आप लिखोगे T जो अपवर्ड फोर्स है नीचे वाले फोर्स mg के बराबर होगा।
तो यहां पर ये आया। तो रूल क्या है, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लगता है, राइट। अब अगर स्ट्रिंग मैसिव है तो टेंशन उसके हर पॉइंट पर अलग होगा, ये रोटेशन में इस्तेमाल होगा ज्यादा और यहां पर नहीं। लेकिन हम लिख लेते हैं, इफ स्ट्रिंग इज मैसिव, मैसिव अगर भारी है, उसका मास है, देन टेंशन एट ऑल पॉइंट्स of the string will be different, अलग होगा, राइट। ये ध्यान रखो, हम इसको जब बनाएंगे तभी बात करेंगे, यहां पर करने में जानते हो थोड़ा जल्दबाजी होगी। अब एक बात जरूर आ सकती है नोट में, सर टेंशन कहां से आता है, तो ध्यान रखना स्प्रिंग में फोर्स कांस्टेंट जो था वो, या स्प्रिंग में जो F=kx जो था, जो रिस्टोरिंग फोर्स आया, और जो स्ट्रिंग में टेंशन आया, ये इसके अंदर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब उसके अंदर जो एटम, मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, उसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस वगैरह है, उससे आ जाता है। तो आप ध्यान रखना, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स F=kx are due to electromagnetic force between their molecules or particles, right। ये हो गया।